हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ थर्ड ग्रेड परीक्षा का 2013 वाला पेपर। 2013 में जब परीक्षा हुई थी, जिला परिषद द्वारा करवाई गई थी, तो अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग पेपर था। पहले मैं अलवर वाला पेपर सॉल्व करवा चुकी हूँ। आज की वीडियो में मैं बाड़मेर वाला पेपर लेकर आई हूँ और इसमें जो सोशल स्टडी के क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। इसके अलावा 2023 में जो पेपर हुआ है उसे मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ और लेवल 2 में एसएसटी और हिंदी वाला पेपर मैंने सॉल्व करवाया है। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, उसमें मैंने सभी वीडियो ऐड कर दिए हैं ताकि आपको वीडियो ढूंढने में कोई भी परेशानी ना हो। आज ये जो पेपर लेकर आई हूँ ये बाड़मेर वाला पेपर है। यहाँ आप देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है बाड़मेर सोशल स्टडी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मैंने आप लोगों को अभी तक कितना पढ़ाया है जरा एक बार उसको देख लेते हैं, नजर डाल लेते हैं कितनी तैयारी मैंने करवा दी है। तो ये राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं, सोशल साइंस की ये किताबें हैं एसएसटी की, और ये आपके सिलेबस के अनुसार यदि आप देखते हैं तो ये किताबें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें मैं इन सभी किताबों को पढ़ा चुकी हूँ। जितनी भी किताबें आप यहाँ पर देख रहे हैं इन सभी किताबों को मैं पढ़ा चुकी हूँ। हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग 1 इस किताब से मैंने शुरुआत की थी, इसको कंप्लीट करवाया। फिर क्लास 7th की बुक को पढ़ाया, क्लास 8th की बुक मैंने पढ़ाई, क्लास 9th की जो बुक है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं सौर परंपरा, इस किताब को मैंने पढ़ाया। और फिर क्लास 10th की जो बुक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इसे कंप्लीट पढ़ाया। 11th की बुक है आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, इसे पढ़ाया। और क्लास 12th की बुक है आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 2। इन सभी किताबों को मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। एक एक चैप्टर मैंने पढ़ाया है, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा है। अपना सिलेबस उठाकर आप लोग देख लीजिए, आपको वो सभी टॉपिक इन किताबों में मिलेंगे और ये मैं काफ़ी समय पहले कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अभी भी समय है, यदि आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। शुरुआत से लेकर लास्ट तक वाली जो वीडियो है उसमें मैंने ऐड कर दी है, तो आप लोग ये प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा एग्जाम के पहले, अभी भी आपके पास समय है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि कितने पेपर मैंने कंप्लीट करवाए हैं। प्रीवियस ईयर 2023 वाला लेवल 1 का पेपर करवाया, लेवल 2 का एसएसटी और हिंदी वाला पेपर करवाया, प्रीवियस ईयर का 2013 का लेवल 1 का पेपर करवाया और प्रीवियस ईयर का लेवल 2 का एसएसटी वाला पेपर करवाया, जिसमें मैंने अलवर वाला पेपर सॉल्व करवाया है। इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट मैं इसलिए बना देती हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो ढूंढने में कोई भी परेशानी ना हो, आसानी से आप उन वीडियो को ढूंढ पाएं। इसके अलावा लेवल 1 के लिए साइंस मैंने कंप्लीट पढ़ाया है। जो आपका जनरल साइंस है लेवल 1 के लिए, उसमें आपके 10 टॉपिक दिए गए हैं और उन 10 टॉपिक को मैंने कंप्लीट पढ़ाया है और एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाया है। उन सभी टॉपिक को मैंने एनसीईआरटी की किताबों में ढूंढा है और उन्हीं किताबों से मैंने कंप्लीट करवाया है, एनसीईआरटी की किताबों से। तो यदि आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, इसकी भी प्लेलिस्ट बनी है। इतना मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ और काफ़ी समय पहले इसे मैंने कंप्लीट करवा दिया है। फिर मैंने राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों की मैंने प्रैक्टिस भी करवा दी है। जो लोग मेरे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि इतना मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। कई लोग हैं जो कंटिन्यू मेरी वीडियो देखते हैं तो उन लोगों को पता होगा इतना मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ, इतनी तैयारी मैं करवा चुकी हूँ। अब आज ये वाला पेपर मैं इसलिए लेकर आई हूँ एसएसटी वालों के लिए, ताकि आप लोग ये देख लें कि उस समय जिला परिषद द्वारा परीक्षा करवाई गई थी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पेपर था, लेकिन क्वेश्चन तो सभी इंपॉर्टेंट है, तो पिछले क्वेश्चन इसीलिए पढ़ना जरूरी है। अब एसएसटी वालों ने कहा कि मैम आप एसएसटी के लिए भी कोई वीडियो लेकर आइए, एसएसटी में उन्हें परेशानी है।
तो मैंने एसएसटी को पढ़ाने के लिए एनसीईआरटी की जो सोशल साइंस की किताबें हैं उनकी शुरुआत की है। हो सकता है अभी तक आप लोगों के पास वीडियो ना पहुंची हो, लेकिन आप लोग एक बार चेक कर जरूर कीजिएगा मेरे चैनल पर। जो एनसीईआरटी की नई किताबें हैं, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो बदल चुकी हैं, आप लोगों को पता होगा। क्लास 6 से मैंने शुरुआत की है, जो सोशल साइंस की किताब है उसे मैं पढ़ा रही हूँ। 5 चैप्टर मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ सोशल साइंस के। तो आप लोग ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, एसएसटी वाले, आप लोगों के लिए ही मैंने इस सीरीज की शुरुआत की है। इस सीरीज में जो लेसन मैं पढ़ा रही हूँ, जो सोशल साइंस की किताबें हैं नई एनसीईआरटी की, वो यूपी टेट वालों को भी पढ़नी है, सी टेट वालों को भी पढ़नी है और रीट मेंस वालों को तो पढ़नी ही है। लेवल 2 में जिनका एसएसटी विषय है उन्हें तो ये किताबें जरूर ही पढ़नी है। तो समय रहते पढ़ लीजिए, इससे आप लोगों को भी लाभ होगा। चलिए अब आज जो पेपर में लेकर आई हूँ उसे सॉल्व करवाती हूँ। पहला प्रश्न दिया गया है, दर्रा अभयारण्य कहाँ है? पहला विकल्प है बांसवाड़ा, दूसरा है डूंगरपुर, तीसरा है टोंक और चौथा है कोटा। तो जो दर्रा अभयारण्य है ये कहाँ पर है? ये है कोटा जिले में। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। दर्रा अभयारण्य जो है इसमें और भी वन्य जीव अभयारण्य शामिल हैं, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य। तो ये भी याद रखिएगा साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जापान का कौन सा नगर पृथ्वी सम्मेलन 1997 का आयोजन स्थल था? पहला विकल्प है टोक्यो, दूसरा है ओसाका, तीसरा है नगोया और चौथा है क्योटो। तो जापान का कौन सा नगर पृथ्वी सम्मेलन 1997 का आयोजन स्थल था? तो वह है क्योटो। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? पहला है हिंद महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है प्रशांत महासागर और चौथा है काला सागर। तो मेरियाना ट्रेंच, जैसे मेरियाना गर्त कहते हैं, तो ये स्थित है प्रशांत महासागर में। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर। और यह पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा गर्त है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेडागास्कर द्वीप कौन से महासागर में स्थित है? पहला विकल्प है प्रशांत महासागर, दूसरा है हिंद महासागर, तीसरा है अटलांटिक महासागर और चौथा है कैस्पियन सागर। तो मेडागास्कर द्वीप कौन से महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों का संचरण करती है? पहला विकल्प है आयन मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है परिवर्तन मंडल और चौथा है ओजोन मंडल। तो कौन सी परत रेडियो तरंगों का संचरण करती है? वह है आयन मंडल। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पर संपन्न होती हैं? तो सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी सभी घटनाएं उसी में संपन्न होती हैं। एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। अब यदि पूछ लिया जाए कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। साथ में ये रिलेटेड क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हर बार आप लोगों को बताती हूँ इसी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? पहला विकल्प है मास्को, दूसरा है ओसाका, तीसरा है बरखोयास्क और चौथा है लेनिनग्राड। तो पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है बरखोयास्क। बरखोयास्क सबसे ठंडा स्थान है पृथ्वी का। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये है कहाँ पर? ये साइबेरिया में है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवन के वेग की गणना किस यंत्र से की जाती है? पहला विकल्प है बैरोग्राफ, दूसरा है विंड वैन, दो विकल्प यहाँ लिखे हुए हैं, तीसरा है कप एनीमोमीटर और चौथा है एनीरॉयड बैरोमीटर। तो पवन के वेग की गणना की जाती है
कप एनीमोमीटर से। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पवन के वेग की गणना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विधि द्वारा वायुदाब को मानचित्र पर दर्शाया जाता है? पहला है समदाब रेखाएं, दूसरा है समताप रेखाएं, तीसरा है समवर्षा रेखाएं और चौथा है समोच्च रेखाएं। तो किस विधि द्वारा वायुदाब को मानचित्र पर दर्शाया जाता है? तो वे होती हैं समदाब रेखाएं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या भी लिखी है। समदाब रेखा क्या है? वह कल्पित रेखा है जो सागर तल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरक्को क्या है? पहला है ज्वालामुखी, दूसरा है पक्षी, तीसरा है स्थानीय पवन और चौथा है टापू। तो सिरक्को क्या है? ये स्थानीय पवन है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये भूमध्य सागरीय पवन है जो सहारा से आती है और विशेष रूप से गर्मी के मौसम में उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप में तूफान की गति तक पहुंच सकती है। इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे चिली में इसे कहा जाता है ट्यूनीसिया, और मिस्र और माल्टा में खामसिन कहा जाता है। स्पेन में लेवेचे कहा जाता है। तो इसी तरीके से इसके अलग अलग नाम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिकेन कहाँ उत्पन्न होते हैं? पहला है अरब सागर, दूसरा है उत्तरी अटलांटिक महासागर, तीसरा है बंगाल की खाड़ी और चौथा है प्रशांत महासागर। तो हरिकेन कहाँ उत्पन्न होते हैं? उत्तरी अटलांटिक महासागर। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात भयंकर तूफान होते हैं जो उष्णकटिबंधीय जल के ऊपर बनते हैं और अपनी तेज पवनों, मूसलाधार वर्षा और तूफानी लहरों के साथ व्यापक कहर बरपाते हैं तटीय क्षेत्रों में और तट की ओर चले जाते हैं। कहर बरपाते हुए तट की ओर चले जाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम महिला साक्षरता वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। पहला है तमिलनाडु, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है केरल और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो 2011 की जनगणना के अनुसार है केरल। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में सर्दी में होने वाली मावठ वर्षा का कारण है। यहाँ पर कुछ प्रश्नों के उत्तर भी लिखे हुए हैं, लेकिन आप लोग व्याख्या भी सुनते चलिए। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि उत्तर भारत में सर्दी में होने वाली मावठ वर्षा क्या कहलाती है? पहला विकल्प है एल नीनो, दूसरा है पश्चिमी विक्षोभ, तीसरा है ला नीना और चौथा है ITC-Z में बदलाव। तो उत्तर भारत में शीतकाल में होने वाली मानसूनी यानी मावठ वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में परमाणु संयंत्र स्थित है? पहला विकल्प है कोटा, दूसरा है बारां, तीसरा है चित्तौड़गढ़ और चौथा है झालावाड़। तो किस जिले में परमाणु संयंत्र स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है? पहला है बनास, दूसरा है लूनी, तीसरा है चंबल और चौथा है वाण गंगा। तो किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है? बनास। इसे वन की आशा के रूप में भी जाना जाता है। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी सीसे की खान स्थित है। पहला विकल्प है दरीबा में, दूसरा है चांदमारी में, तीसरा है खेतड़ी में और चौथा है जावर में। तो राजस्थान की सबसे बड़ी सीसे की खान दरीबा में स्थित है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और दरीबा कहाँ पर है? राजसमंद जिले में है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली श्रृंखला की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। यहाँ पर व्याख्या लिखी हुई है, इसलिए ताकि आप लोगों को याद रहे। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। और दूसरी पूछी गई है तो शेर हो जाएगी। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। शेर के बाद है जरगा, जरगा के बाद अचलगढ़, अचलगढ़ के बाद रघुनाथगढ़। ये 5 प्रमुख चोटियां यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो इसमें दूसरी पूछी गई थी। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान के कौन से किले को गढ़बीठली भी कहा जाता है? पहला है कुंभलगढ़, दूसरा है मेहरानगढ़, तीसरा है तारागढ़ और चौथा है गागरोन। गढ़बीठली किस किले को कहा जाता है? तारागढ़ किले को। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तारागढ़ जो किला है ये कहाँ पर है? अजमेर में है, ये भी याद रखिए। राजा अजयपाल ने इस किले का निर्माण करवाया था, इसलिए इसे अजय मेरू किला भी कहा जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। किले से संबंधित प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। किले, हवेली, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। और जो आपकी राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं उनमें सभी किलों के बारे में बताया गया है, सभी हवेलियों के बारे में, छतरियों के बारे में, सबके बारे में बताया गया है। तो इसीलिए ये किताबें पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी भी आप लोगों के पास समय है, आप लोग एक बार इन किताबों को या तो स्वयं पढ़ लीजिए या आप वीडियो देख लीजिए। यदि आप स्वयं पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेरे टेलीग्राम पर आपको ये सभी किताबें मिल जाएंगी। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, 9, 10, 11, 12, ये 7 जो किताबें हैं, 7 किताबें हैं, मैंने इनकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर डाल दी है। तो आप लोग वहां से इन्हें डाउनलोड कर लीजिए और स्वयं पढ़ लीजिए। चलिए और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। कुंभलगढ़ किला कहाँ पर है? ये राजसमंद जिले में स्थित है, कुंभलगढ़ किला। इसके अलावा मेहरानगढ़ किला कहाँ पर है? आपको पता तो होने चाहिए किले कहाँ पर है। तो मेहरानगढ़ का जो किला है ये है राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। और गागरोन किला ये झालावाड़ जिले में स्थित है। तो इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेल में जिंदा जला दिए गए क्रांतिकारी नेता थे। ये भी इन सभी क्रांतिकारी नेताओं के बारे में और जो प्रमुख लोक देवता है इन सब के बारे में आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन्हीं किताबों में सबके बारे में बताया गया है। जो किताबें आप और पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित है उनका आधार तो यही किताबें हैं, क्योंकि इन्हीं में ये टॉपिक दिए गए हैं। तो इसीलिए इन किताबों को ही पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेल में जिंदा जला दिए गए थे क्रांतिकारी। पहला विकल्प है शौकत उस्मानी, दूसरा है सागर मलगोपा, तीसरा है प्रताप सिंह बारहट और चौथा है अर्जुन लाल सेठी। तो जेल में जिंदा जला दिए गए थे सागर मलगोपा, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये महान क्रांतिकारी थे, जैसलमेर में इनका जन्म हुआ था। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर क्या हुआ, इन्हें 6 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी और ऐसा माना जाता है कि उन्हें जेल में ही जिंदा जला दिया गया था। 4 अप्रैल 1946 को उनका निधन हो गया था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला विकल्प है जयपुर, दूसरा है बांसवाड़ा, तीसरा है अलवर और चौथा है किशनगढ़। तो चरी नृत्य संबंधित है किशनगढ़ से, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये एक लोक नृत्य है जो गुर्जर संप्रदाय से संबंधित है। तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजमेर मेरवाड़ा से संबंधित सभा में सदस्य थे। पहला विकल्प है मुकुट बिहारी लाल भार्गव, दूसरा है हीरा लाल शास्त्री, तीसरा है हरबाऊ उपाध्याय और चौथा है BK कौल। तो अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा में सदस्य थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला का उद्भव कब हुआ? पहला विकल्प है कैम्ब्रियन पूर्व, दूसरा है मध्यजीवी महाकल्प, तीसरा है तृतीयक कल्प और चौथा है चतुर्थक कल्प। तो अरावली पर्वतमाला जो है ये प्राचीन वलित पर्वतमाला है जिसकी उत्पत्ति मानी जाती है कैम्ब्रियन पूर्व, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कौन सी नदी चंबल जल प्रवाह से संबंधित नहीं है? नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पहला है बनास नदी, दूसरा है पार्वती नदी, तीसरा है काली सिंध नदी और चौथा है जाखम नदी। तो कौन सी नदी चंबल जल प्रवाह से संबंधित नहीं है? जाखम नदी, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीडवाना झील कहाँ स्थित है? पहला है नागौर जिले में, दूसरा है पाली जिले में, तीसरा है बाड़मेर जिले में और चौथा है अजमेर जिले में। तो डीडवाना झील
नागौर जिले में स्थित है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामपुरा आगूचा क्यों प्रसिद्ध है? पहला है लौह उत्पादन, लौह अयस्क उत्पादन, दूसरा है तांबा उत्पादन, तीसरा है जस्ता उत्पादन और चौथा है बेरिलियम। तो रामपुरा आगूचा क्यों प्रसिद्ध है? जस्ता उत्पादन के लिए। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। रामपुरा आगूचा राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित एक के जस्ता और सीसा खदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांडवा की पाल क्यों प्रसिद्ध है? पहला है फ्लोराइट उत्पादन, दूसरा है हीरा उत्पादन, तीसरा है वेराइट्स उत्पादन और चौथा है पाइराइट उत्पादन। तो मांडवा की पाल क्यों प्रसिद्ध है? फ्लोराइट उत्पादन के लिए। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। गुजरात के बाद राजस्थान में फ्लोराइट का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है, ये भी याद रखिए। एक प्रश्न पूछा जाता है कि खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो खनिजों का अजायब घर राजस्थान को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भद्रावती प्रसिद्ध है, 26 नंबर का प्रश्न है। भद्रावती प्रसिद्ध है, पहला है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, दूसरा है लौह इस्पात के लिए, तीसरा है कोयला उत्पादन के लिए और चौथा है पर्यटन केंद्र। तो भद्रावती क्यों प्रसिद्ध है? भद्रावती प्रसिद्ध है लौह इस्पात उत्पादन के लिए। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है, पहला विकल्प है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है पश्चिम बंगाल। रानीगंज जो है ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज है। पश्चिम बंगाल की राजधानी में कोलकाता में हावड़ा ब्रिज है और हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर बना हुआ है। साथ में ये संबंधित प्रश्न आपको याद रखने हैं। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। झारखंड में जो कोयला क्षेत्र है वह झरिया है और बोकारो भी झारखंड में है, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलम लौ एवं इस्पात उद्योग स्थित है, पहला विकल्प है केरल, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है महाराष्ट्र। तो सेलम लौ एवं इस्पात उद्योग स्थित हैं, कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चितरंजन प्रसिद्ध है, पहला है चितरंजन प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? मशीन उपकरण, दूसरा है लोकोमोटिव वर्क्स, तीसरा है जलयान निर्माण उद्योग और चौथा है वायुयान उद्योग। तो चितरंजन प्रसिद्ध है लोकोमोटिव वर्क्स के लिए। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब चितरंजन है कहाँ? ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से एक केंद्र में सीमेंट उद्योग नहीं है? पहला है ओखा गुजरात, लखेरी राजस्थान, सतना मध्य प्रदेश, बरौनी बिहार। तो जिसमें सीमेंट उद्योग नहीं है वह हमें बताना है। तो बरौनी बिहार, इसमें सीमेंट उद्योग नहीं है। बरौनी जो है बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित एक औद्योगिक शहर है। इसमें प्रमुख उद्योग हैं बरौनी थर्मल पावर, बरौनी उर्वरक संयंत्र, बरौनी रिफाइनरी। तो ये सब है, लेकिन यहाँ पर सीमेंट उद्योग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जसवंत थड़ा कहाँ है? पहला विकल्प है बीकानेर, दूसरा विकल्प है जोधपुर, तीसरा विकल्प है उदयपुर और चौथा है कोटा। तो जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है जोधपुर में। ये सफेद संगमरमर से बना हुआ है, तो इसे कभी कभी कह दिया जाता है आमतौर पर राजस्थान का ताजमहल।
क्योंकि ये सफेद संगमरमर से बना एक भव्य स्मारक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, 84 खंभों की छतरी कहाँ है? अब ये सब कुछ मैंने आपको उन्हीं किताबों में पढ़ाया था। 84 खंभों की छतरी, किले और हवेलियां, प्रमुख लोक देवता और क्रांतिकारी, 1857 की क्रांति के बारे में भी पढ़ाया है। तो 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? पहला विकल्प है बूंदी, दूसरा है कोटा, तीसरा है मांडलगढ़ और चौथा है बाड़मेर। तो 84 खंभों की छतरी है बूंदी में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसमें 84 खंबे हैं, इसीलिए इसे 84 खंभों की छतरी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा होस्निमुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? पहला विकल्प है माउंट आबू, दूसरा है सांभर लेक, यहाँ सांभर लिखा हुआ है, थोड़ा सा लाइट हो गया है। सांभर लेक, तीसरा है अजमेर और चौथा है कपासन। तो ख्वाजा होस्निमुद्दीन चिश्ती की दरगाह है सांभर लेक में। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से शहर का दशहरा मेला प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है बूंदी, दूसरा है कोटा, तीसरा है टोंक और चौथा है जैसलमेर। तो कौन से शहर का दशहरा मेला प्रसिद्ध है? कोटा का। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कोटा वाले जरूर मैसेज कीजिएगा जो लोग कोटा से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपने अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। शहर, क्षेत्र, जिस क्षेत्र से है तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, किस किस क्षेत्र से देखते हैं। इतना सा छोटा सा काम जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैला देवी मेला कहाँ मनाया जाता है? पहला विकल्प है भरतपुर, दूसरा है सवाई माधोपुर, तीसरा है धौलपुर और चौथा है करौली। तो कैला देवी मेला कहाँ मनाया जाता है? करौली में। इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के कौन से जिले में रनकपुर का मंदिर स्थित है? पहला विकल्प है उदयपुर, दूसरा है पाली, तीसरा है राजसमंद और चौथा है सिरोही। तो रनकपुर का मंदिर स्थित है पाली जिले में। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा समूह नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वह बताना है। पहला है मेहरानगढ़ जोधपुर, दूसरा है जूनागढ़ भरतपुर, तीसरा है सज्जनगढ़ उदयपुर और चौथा है तारागढ़ अजमेर। तो मेहरानगढ़ जो किला है जोधपुर में है, सही है। जूनागढ़ भरतपुर में नहीं है, क्योंकि जूनागढ़ जो है ये बीकानेर में स्थित है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, तारागढ़ ये अजमेर में है। अब जो सही सुमेलित नहीं है वह दूसरा विकल्प है। यही गलत लिखा हुआ है, गलत ही हमें बताना था। दूसरा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पहला है जयपुर सांगानेर, दूसरा है नाथद्वारा हल्दीघाटी, तीसरा है उदयपुर डबोक और चौथा है जोधपुर रातानाडा। तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? उदयपुर डबोक में। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये उदयपुर की सेवा करने वाला एक घरेलू हवाई अड्डा है। उदयपुर से 22 किलोमीटर पूर्व में डबोक में ये स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा समूह सही है? पहला विकल्प है सीलीसेड अजमेर, दूसरा है नक्की झील माउंट आबू, तीसरा है आना सागर उदयपुर और चौथा है राजसमंद नाथद्वारा। तो सिलीसेड ये झील स्थित है अलवर में। गलत हो गया भाई, पहला तो गलत लिखा है। नक्की झील माउंट आबू में है, ये सही है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब और ये क्यों गलत है ये भी जान लीजिए। आना सागर झील ये अजमेर में है, उदयपुर में नहीं है। और राजसमंद नाथद्वारा में नहीं है, बल्कि राजसमंद शहर में स्थित है। ये भी गलत हो गया। ये क्यों गलत है ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से स्थान पर दुर्ग नहीं है, यानी कौन से स्थान पर कोई भी किला नहीं है? पहला विकल्प है जैसलमेर, दूसरा है अजमेर, तीसरा है बीकानेर और चौथा है भीलवाड़ा। तो जैसलमेर, अजमेर, बीकानेर इन सब में किले हैं, लेकिन भीलवाड़ा में कोई भी किला नहीं है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुनीचा क्यों प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है जैन मंदिर, दूसरा है विष्णु मंदिर, तीसरा है बाबा रामदेव मंदिर और चौथा है कृष्ण मंदिर।
तो रुणीचा जो है, रुणीचा ये प्रसिद्ध है बाबा रामदेव मंदिर के लिए। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। रामदेव पीर के नाम से भी जाने जाने वाले बाबा रामदेव जी एक शासक और एक तंवर राजपूत थे जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ स्थित है? पहला है जयपुर, दूसरा है अजमेर, तीसरा है अलवर और चौथा है दौसा। तो गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोगा जी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पहला विकल्प है श्री गंगानगर, दूसरा है चूरू, तीसरा है हनुमानगढ़ और चौथा है बीकानेर। तो गोगा जी का मेला आयोजित किया जाता है हनुमानगढ़ में। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के कौन से जिले में अरावली का कामली घाट स्थित है? पहला विकल्प है राजसमंद पाली, दूसरा है चित्तौड़गढ़, तीसरा है उदयपुर सिरोही और चौथा है डूंगरपुर उदयपुर। तो कौन से जिले में अरावली का कामली घाट स्थित है? कामली नहीं है, ये खामली घाट है। गलती से यहाँ कामली लिखा हुआ है। अब जैसी पीडीएफ मुझे मिली है वही पीडीएफ लेकर मैं आ गई हूँ, थोड़ी बहुत गलतियां हैं इसमें। तो पहला विकल्प है राजसमंद पाली, दूसरा है चित्तौड़गढ़, तीसरा है उदयपुर सिरोही और चौथा है डूंगरपुर उदयपुर। तो राजसमंद पाली में खामली घाट स्थित है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बागौर क्यों प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है धार्मिक स्थल, दूसरा है पुरातात्विक स्थल, तीसरा है प्रमुख कस्बा और चौथा है औद्योगिक क्षेत्र। तो बागौर प्रसिद्ध है क्योंकि ये पुरातात्विक स्थल है। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरु पर्यटन सर्किट में सम्मिलित नगर है? पहला है उदयपुर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, दूसरा है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, तीसरा है भरतपुर, डींग, धौलपुर और चौथा है रणथंभौर, डींग। तो मरु पर्यटन में सम्मिलित नगर कौन कौन से हैं? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा त्योहार राजस्थान से संबंधित नहीं है? पहला विकल्प है तीज, दूसरा है गणगौर, तीसरा है गोगा नौमी और चौथा है ओणम। तो ओणम संबंधित नहीं है। अब ये राजस्थान से संबंधित नहीं है तो कहाँ से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है। ये एक फसल उत्सव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथी सफारी कौन से स्थान पर उपलब्ध की जाती है? पहला विकल्प है जैसलमेर, दूसरा है चित्तौड़गढ़, तीसरा है अजमेर और चौथा है आमेर। तो हाथी सफारी कौन से स्थान पर उपलब्ध की जाती है? आमेर में। कौन कौन आमेर का किला देखकर आया है? बताइएगा कमेंट में जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलाबो किस नृत्य से संबंधित है? पहला विकल्प है चक्री, दूसरा है घूमर, तीसरा है कालवेलिया और चौथा है पनिहारी। तो गुलाबो किस नृत्य से संबंधित है? कालवेलिया से। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरटीडीसी का प्रमुख होटल गणगौर कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है जोधपुर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है उदयपुर और चौथा है रणथंभौर। तो आरटीडीसी का प्रमुख होटल जयपुर में स्थित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। जयपुर में हवा महल भी स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, महाराणा कुंभा द्वारा लिखित संगीत ग्रंथ कौन सा है? पहला विकल्प है संगीत ग्रंथ, दूसरा है संगीत राज, तीसरा है संगीत सार और चौथा है संगीत उल्लास। तो महाराणा कुंभा द्वारा लिखित संगीत ग्रंथ कौन सा है? संगीत राज। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माडा खंडों में किस जनजाति का बाहुल है? पहला है कथौड़ी, दूसरा है सहरिया, तीसरा है भील और चौथा है गरासिया। तो माडा खंडों में किस जनजाति का बाहुल है? भील जनजाति का। ये पश्चिमी भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी मृत नदी के भी नाम से जानी जाती है? पहला है माही, दूसरा है लूनी, तीसरा है बनास और चौथा है घग्गर।
तो घग्गर हाकरा नदी वर्षा के मौसम में भारत और पाकिस्तान में बहने वाली एक मौसमी नदी है। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। इस नदी के इतिहास के बारे में मैंने एनसीईआरटी की किताब में पढ़ाया है। जिसने भी वीडियो देखी है उसको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? पहला विकल्प है अलवर, दूसरा है सवाई माधोपुर, तीसरा है भरतपुर और चौथा है झालावाड़। तो सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य ये किस जिले में स्थित है? अलवर जिले में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी बनाया? पहला है खमनौर, दूसरा है गोकुंदा, तीसरा है चावंड और चौथा है चित्तौड़गढ़। तो महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में जिस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था वह था चावंड। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह से जुड़ी हुई है? पहला है सोम, दूसरा है साबरमती, तीसरा है लूनी और चौथा है चंबल। तो राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह से जुड़ी है? वह है चंबल। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रनकपुर मंदिर मूलतः है? पहला है बौद्ध, दूसरा है जैन, तीसरा है शिव और चौथा है विष्णु। तो मूलतः ये जैन मंदिर है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है? पहला विकल्प है 25 अंश, दूसरा है 23 अंश 30 मिनट, तीसरा है 30 अंश 30 मिनट और चौथा है 28 अंश 30 मिनट। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है ये बताना है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 23 अंश 30 मिनट झुकी हुई है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीतकालीन मानसून की दिशा है? पहला है दक्षिण से उत्तर, दूसरा है उत्तर से दक्षिण, तीसरा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व और चौथा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो शीतकालीन मानसून की दिशा क्या है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा निम्न में से किससे संबंधित है? पहला विकल्प है चक्रवाती वर्षा, दूसरा है पर्वतीय वर्षा, तीसरा है संवहनी वर्षा और चौथा है मानसूनी वर्षा। तो भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा किससे संबंधित है? संवहनी वर्षा। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो ये पेपर आपका बाड़मेर वाला था। 2013 में ये पेपर हुआ था। जिला परिषद द्वारा तब परीक्षा करवाई जाती थी। अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग पेपर है। तो इसके मैंने एसएसटी के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। 60 प्रश्न थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और राजस्थान बोर्ड की जो मैंने किताबें पढ़ाई हैं वो वीडियो या तो देख लीजिए या किताबें स्वयं से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये किताबें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप लोग बाद में ना पछताएं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और एनसीईआरटी की किताबों को मैं पढ़ा रही हूँ लेवल 2 के एसएसटी के लिए। और जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को ही पढ़नी है, ये भी ध्यान रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।